आज हम लोग क्लास 10 के भूगोल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे संसाधन। संसाधन में फर्स्ट पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब प्राकृतिक से कौन कौन सा संसाधन का हम लोग उपयोग करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है भूमि संसाधन। भूमि पर कौन कौन सा संसाधन है, भूमि एक किस प्रकार का संसाधन है, हम लोग उसका कैसे उपयोग करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। पूरे अध्याय के अध्ययन से आप संसाधन संकल्पना से अवगत हो चुके, रूबरू हो चुके हैं। हम लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके थे संसाधन के बारे में, संसाधन क्या होता है, उसका बहुत सारा प्रकार पढ़े थे। ठीक है, यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी देश के समृद्धि उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि मतलब समृद्धि मतलब होता है कि सफलता, किसी देश का सफलता उसके संसाधन के उचित उपयोग पर निर्भर करता है। किसी देश में हम लोग किसी भी संसाधन का कितना अच्छे तरह से यूज कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा उसका देश की सफलता। ठीक है, संसाधन की संकल्पना मानवीय आवश्यकताओं को तृप्त करने वाले साधन, एक संतुष्ट करने वाले सेवाओं में यकीन करता है। तो संसाधन यहाँ पर बोल रहा है क्या है, मानवीय आवश्यकताओं को तृप्त मतलब राजी करने के लिए, संसाधन एवं संतुष्ट करने वाले सेवाओं पर यकीन करते हैं। इसमें तकनीकी ज्ञान संस्थाओं का सहयोग अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब क्या, अपरिहार्य मतलब हम लोग अनिवार्य पढ़े थे कि मतलब जरूरी है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग को संसाधन का यूज करना है उसके लिए तकनीक ज्ञान होना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, हम लोग के पास संस्था होना चाहिए, संस्था होना जरूरी है। तब हम लोग अनिवार्य मतलब जरूरी है, ये सब चीज़ हम लोग के लिए जरूरी है, टेक्नोलॉजी और संस्था का। ठीक है, हम भूमि पर निवास करते हैं। ठीक है, हमारा आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संपादित होता है। बोले कि हम लोग तो भूमि पर निवास करते हैं, हम लोग पूरा आर्थिक क्रियाकलाप क्या इसी पे पूर्ण निर्भर है। संपादित मतलब पूरी तरह से हम लोग को उसी पर, भूमि पर ही निर्भर है। भूमि नहीं रहेगा तो हम लोग निवास कहाँ करते, रहते कहाँ पे। ठीक है, हम विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं, अतः अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि क्या है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन, इसका हम लोग अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए बोला जाता है कि हम लोग को रहने के लिए भूमि ही चाहिए। अगर भूमि नहीं रहेगा तो हम लोग रह नहीं सकते। ठीक है, निवास नहीं कर सकते। यह प्राकृतिक प्रदत्त होने के कारण एक प्राकृतिक संसाधन है। यह प्राकृतिक प्रदत्त, तो प्राकृतिक पदार्थ मतलब क्या है, जो प्राकृतिक से मिला हुआ। ठीक है, प्राकृतिक से मिला हुआ होने के कारण एक प्राकृतिक संसाधन है। मतलब ये हम लोग क्या है, प्राकृतिक से ही मिला हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि कोई इसको बनाया है। भूमि क्या है, प्राकृतिक से मिला हुआ है। कृषि, वानिकी, यहाँ पर कृषि के कृषि के बारे में तो हम लोग को पता है कृषि क्या होता है। वानिकी क्या होता है, तो वानिकी होता है वो वन का विज्ञान। ठीक है, जो वनों के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वानिकी। पशुचारण मतलब पशु चराने का स्थान। मत्स्य मतलब क्या, मछली का सेवन। खनन मतलब खोद कर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा खनिज निकालते हैं। वन जीवन जो जंगल में जीवन, जो जंगल में जीव रहता है। परिवहन संचार मतलब, परिवहन संचार मतलब है जो यात्रा वगैरह चलता है, यहाँ से बस वहाँ जाता है, वो भी क्या होता है, उसके लिए भी भूमि का जरूरी होता है। जैसे आर्थिक क्रियाएं भूमि पर संपन्न होने मतलब पूरी तरह से होने के कारण यह एक मौलिक संसाधन है। मतलब आर्थिक क्रिया जितना भी है, आर्थिक मतलब क्या है, जिससे हम लोग कमा सकते हैं। ठीक है, वो सब के सब क्या है, भूमि पर ही संपन्न होता है, मतलब भूमि पर ही पूरी तरह से निर्भर रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मौलिक संसाधन। इसके व्यापक रूप उपयोगी होने के बावजूद यह एक सीमित संसाधन है। मतलब ये क्या, इसका व्यापक उपयोगी होने के बावजूद मतलब इसका उपयोग तो बहुत है, फिर भी ये क्या है, एक सीमित संसाधन। ऐसा नहीं है कि हम लोग जितना चाहे भूमि उतना, जितना भूमि पहले से है उससे हम लोग ज़्यादातर भूमि बढ़ा नहीं सकते। जितना हम लोग को भूमि मिला है उतना ही भूमि पर हम लोग को निवास करना है, उतना ही में सारा चीज़ करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भूमि बढ़ा सकते। जैसे मान लो भारत का जो मानचित्र हम लोग देखे तो भारत में जितना स्थान है, जितना भूमि है, उससे ज़्यादा तो हम लोग भूमि नहीं कर सकते है ना। तो जितना भूमि है उसको निश्चित है। ठीक है, उसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं।
अस्तु यह आवश्यक है। अस्तु मतलब होता है कि सच्चाई, सच्ची में है कि आवश्यक है कि उपलब्ध भूमि पर विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सावधानी पूर्वक एवं नियोजित रूप से उपयोग किया जाए। मतलब भूमि पर जितना भी विविध उद्देश्य है, भूमि पर करने वाले जितना भी काम है, ठीक है, उसको एक क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक और नियोजित पूर्वक एक नियम के तहत यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से कि हम लोग आसानी से खत्म होने नहीं दे। अब यहाँ पे है भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप है। भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप है, जैसे कि पर्वत, जो पहाड़ वगैरह होता है, पठार। तो पठार किसको बोलते हैं? पठार जो भी, जैसे मान लो कि हम लोग मैदान में है, ठीक है, हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, तो जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उससे जो ऊंचा पर्वत होता है, उससे जो ऊंचा स्थान रहता है, लेकिन ऊंचा स्थान के साथ साथ क्या होना चाहिए, ऊंचा स्थान के साथ साथ ये ऊपरी परत उसका नाम चौड़ा फ्लैट होना चाहिए, ठीक है, मतलब सपाट होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं पठार। मैदानी इलाका जो कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं, निम्न भूमि और घटिया इत्यादि बहुत सा प्रकार का मतलब भूमि पाया जाता है। यह विविध स्वरूप जलवायु से भी प्रभावित होते हैं। ये क्या होता है, ये सब जलवायु से भी प्रभावित। जलवायु क्या होता है, जिसमें जब बहुत सालों वर्षों के बाद जब किसी जगह का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, चाहे मौसम चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जलवायु, ठीक है। जलवायु प्रभावित होता है। भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। भारत के लिए बोला कि भूमि संसाधन में क्या है, संपन्न है, मतलब बहुत ज़्यादा है। यहाँ कुल उपलब्ध भूमि के लगभग 33%, 43% भाग पर मैदान का विस्तार है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 43% भाग में भारत में क्या है, मैदान है, और 30% क्या है, पर्वत है। पर्वत मतलब पहाड़। और 27% क्या है, पठार है। अब देखो पठार और पर्वत में क्या अंतर रहता है। पर्वत मतलब क्या होता है, एक ऊंचा स्थान, ठीक है, जमीन से बहुत ज्यादा ऊंचा, ठीक है, उसको हम लोग पर्वत बोलते हैं। पठार क्या होता है, ये भी ऊंचा ही होता है जमीन से, लेकिन ये ऊपर का जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, चौला रहेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में चौला रहेगा, जिस पर यहाँ पे आसानी से आदमी निवास कर सकता है, रह सकता है। लेकिन ये जो पर्वत हो गया, ये क्या एक ऊंची पर्वत रहता है, इस पर क्या होता है, लोग निवास नहीं करते हैं, लेकिन जो पठार होता है उस पर लोग निवास कर सकते हैं। तो तीन प्रकार का यहाँ पर दिया हुआ है भारत में, मतलब मैदान है, पर्वत है, पठार है, जिसमें मैदान 43% है और पर्वत कितना है, 30% है, और पठार कितना है, 27% है। उसी के बारे में यहाँ पे विस्तार से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ पे मैदान होता है, ठीक है, 43% जो भाग मैदान है, वहाँ पे क्या होता है, कृषि उद्योगों का विकास के लिए उपयोग होता है। जो मैदान होता है वहाँ पे ज़्यादातर कृषि किया जाता है या उद्योगों में के विकास के लिए किया जाता है। और 30% क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, जो किस चीज में यूज होता है, बारहमासी नदियों के प्रवाह सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मुहैया कराती है। अब इसमें जो पर्वत का रोल होता है, तो पर्वत का क्या काम होता है, उसमें क्या होता है कि नदी बहता है उससे, ठीक है, नदी में सुनिश्चित है पर्यटन विकास। पर्यटन मतलब क्या होता है, पर्यटन मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होता है, नदी को, जैसे झरना को सुना है ना, झरना जो होता है क्या होता है कि यहाँ पे एक ऊंचा पर्वत है, ठीक है, ऊपर से क्या होता है कि इधर नदी रहता है, नदी का पानी यहाँ से गिरता है नीचे की तरफ, ठीक है। जैसे ये ना पहाड़ से जब पानी गिरेगा तो ये झरना के, यहाँ पे झरना बोला जाता है, ठीक है। ये वाटरफॉल, जो इंग्लिश में बोलते हैं इसको वाटरफॉल, यहाँ वाटरफॉल होता है। इसी को लोग क्या होता है बहुत दूर दूर से देखने जाते हैं। जो देखने जाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, पर्यटन। जैसे कि हम लोग घूमने गए कहीं पर, यहाँ पर वाटरफॉल देखने गए, तो वहाँ पर यहाँ क्या हो गया, पर्यटन हो गया। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, पैसा पे करना होता है। तो ये क्या होता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो पठार है, पठार का इस तरह से प्रयोग किया जाता है कि वहाँ पर टूरिज्म मतलब है, मतलब वहाँ से क्या हो कि लोग घूमने के लिए आ सके, अनुकूल परिस्थितियाँ मुहैया कराई जाती है। यह परिस्थितिकी संतुलन के लिए एक भी महत्वपूर्ण है। मतलब इकोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है, परिस्थितिकी संतुलन मतलब क्या होता है, इकोलॉजी को संतुलन बना के रखता है। इकोलॉजी मतलब क्या है, जो सजीव चीज है, जो निर्जीव चीज है, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है, उसी को संतुलन बना के रखता है।
देश के 27% भाग भूभाग पठार के रूप में विस्तृत है। 27% क्या है, पठार के रूप में है, ठीक है। जहाँ खनिज, जो पठार होता है वहाँ पे क्या होता है, खनिज निकलता है, जीवाश्म ईंधन, वन संपदा के कोष संचित है। मतलब वहाँ पे क्या है, खनिज जीवाश्म ईंधन मिल सकता है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को पता है, लेकिन उसको कोष संचित करके रखे हुए हम लोग। कोष संचित कल पढ़े थे, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा संसाधन जो हम लोग को पता है कि यहाँ पे है, लेकिन उसका अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे, वो हम लोग संचित करके रखे हुए हैं, ठीक है। इसलिए यूज नहीं करते कि वहाँ बहुत गहरा तक खोदना पड़ता है, तब निकलता है खनिज या जीवाश्म ईंधन, तो उसके लिए बहुत पैसे खर्च करना पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा निर्माण। जो मिट्टी होता है, मृदा मतलब क्या होता है, जो मिट्टी होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मृदा परितंत्र एक महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित, असंगठित मतलब क्या होता है, अनऑर्गेनाइज, जो मतलब एक ऑर्गेनाइज नहीं होता, बहुत सारा पदार्थ, मतलब अलग अलग प्रकार के पदार्थों का निर्मित पृथ्वी से सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। जो सबसे पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला परत होता है और उसमें अलग अलग प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा कहते हैं। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ये क्या है, नवीकरणीय है, मतलब ये खत्म होने वाला नहीं है, ये हमेशा बनते रहता है, ठीक है। हम लोग जितना भी यूज करेंगे ये खत्म नहीं होगा, ये हमेशा बनते रहता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदायों को पोषण भी कराती है। ऐसा नहीं बोल सकते कि जो मिट्टी है वो सिर्फ पौधों को ही विकास करता है, बल्कि जितना भी जीव जंतु होता है उसको भी पोषण देता है, ठीक है। मृदा में निहित उर्वरकता, निहित मतलब क्या होता है, जन्म से ही, मतलब बहुत पहले से ही जो है। मृदा में निहित उर्वरकता, जो पहले से ही उर्वरकता है, मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रवाहित करता है और देश के नियति का भी निर्धारण करता है। नियति मतलब क्या, तकदीर को बदलता है। जो पहले से उर्वरक है, जो मिट्टी होता है, सॉइल होता है, मृदा होता है, और जिसमें उसका मतलब जो जन्म से ही जो उर्वरक है उसमें, ठीक है, वो क्या करता है, उसका आर्थिक विकास करता है, जिसके लिए देश का क्या होता है, एक तकदीर या भाग्य बदल जाता है। इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। अब ध्वस्त मतलब क्या होता है, खत्म, ठीक है, खत्म हो जाता है अगर वो नष्ट हो गया, ठीक है। जो निहित उर्वरकता है, मानव निहित उर्वरकता जो होता है मृदा का, अगर वो नष्ट हो जाता है तो इससे क्या होता है, संस्कृति और संपत्ति दोनों खत्म हो जाता है। ध्वस्त मतलब खत्म हो जाता है। अतः मृदा एक जीवंत तंत्र है। जीवंत तंत्र मतलब क्या कि ये हमेशा रहने वाला है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि मृदा होता है वो ऐसे ही बन जाता है, जो मिट्टी होता है एक ही तुरंत बन जाता है, ऐसा नहीं होता। ये बहुत पूर्ण मतलब होने वाला एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत लंबा समय लेता है मिट्टी को बनने में। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ ही सेंटीमीटर बनने में जमीन को, या सॉरी जमीन बोल रहे, जो मिट्टी होता है मिट्टी को बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। अब ये बनता कैसे है उसके बारे में भी कुछ कुछ दिया हुआ। चट्टानों को टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है। ये हम लोग को क्या बोलते हैं, साइंस में भी पढ़ना है अच्छे तरीके से, कैसे कोई भी मृदा बनता है, कोई भी मिट्टी कैसे तैयार होता है, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी चट्टान वगैरह होता है, बड़ा बड़ा पत्थर जो होता है वो क्या होता है, टूटता फूटता है, टूटते क्या होता है, छोटा होते जाता है, छोटा होते होते वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, वो मृदा बन जाता है। अब यहाँ पर है भूगोलविद। भूगोलविद किसको बोलते हैं, जो भूगोल का खोज करते हैं। इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं। जो भूगोलविद है वो क्या कहते हैं कि जो मृदा बनता है, जो मिट्टी बनता है, वो एक बहुत धीमी प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि एकाएक बन जाता है। मृदा निर्माण के कारक, तो यहाँ पर कुछ कुछ कारक दिया हुआ है, कैसे कैसे बनता है, किसकी वजह से। यहाँ पर आई थिंक लिखा हुआ उच्चावाच, हाँ उच्चावाच या धारा कृमि। तो इसका मतलब क्या होता है कि अत्यंत महाद्वीप महासागर के बेसिनों को शामिल किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि
इसमें क्या होता है कि अब जैसे कि एक मान लो कि यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, अब यहाँ से नदी बह रहा है, पानी पानी बह रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा चट्टान रहता है। अब चट्टान यहाँ से गिरेगा टूट टूट के, अब टकराएगा एक दूसरे से, टकरा टकरा क्या होगा और छोटा होते जाएगा, धीरे धीरे छोटा होते होते जब नीचे आएगा मैदानी क्षेत्र में, तो ये क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दूसरा लिखा हुआ है मिडिल सेल, ये चट्टान, जो सेल कोई चट्टान कोई सेल बोलते हैं, मतलब बड़ा बड़ा चट्टान क्या होता है, टूट फूट के छोटा छोटा बनते जाता है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। जलवायु भी इस पर निर्भर करता है कि वहाँ का जलवायु कैसा है, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा जल्दी बनेगा। अब टेम्परेचर होने से क्या होगा, ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, बड़ा बड़ा चट्टान टूट टूट के छोटा होते जाएगा। या वनस्पति, वनस्पति की वजह से जैव पदार्थ, खनिज कण, जितना भी खनिज कण होता है, समय भी लगता है उसमें, इसमें क्या क्या कारक आता है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया। अब इसमें कौन कौन सा कार्य कैसे कैसे बनता है, तो तापमान परिवर्तन के कारण भी मृदा का निर्माण होता है। प्रवाहित जल की प्रक्रिया, जहाँ पे जल का होना जरूरी है, पवन मतलब हवा चलता है, हिमनद और अपघटक की अन्य क्रियाएं भी ऐसे तत्व है जो मृदा निर्माण में सहयोग करती है। मृदा निर्माण में जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन भी अहम भूमिका निभाती है। मतलब जैविक जैविक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होना चाहिए, तभी जाके एक मृदा का निर्माण हो सकता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मृदा निर्माण में जैव, ह्यूमस और अजय दोनों के पदार्थ भाग लेते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जैव जो मतलब सजीव चीज होता है, जो निर्जीव चीज होता है, दोनों के दोनों भाग लेते हैं, तभी जाके मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया के निर्धारक तत्व उसके रंग, गठन, गहराई, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत के मृदा को निम्न में बांट कर अध्ययन किया जा सकता है। तो क्या किया गया है कि अलग अलग प्रकार में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले मृदा के प्रकार एवं वितरण, तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि 6 प्रमुख प्रकार मृदाएं विकसित हुई है। अब 6 प्रकार का हम लोग मृदा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। यह मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है, सावधानिक महत्वपूर्ण मृदा है। यह क्या है, एक महत्वपूर्ण मृदा, ये विस्तृत रूप से फैला हुआ है भारत में। उत्तर भारत, हम लोग नक्शा भी अगर देखेंगे भारत का, तो उत्तर भारत कहाँ पे आएगा, उत्तर के साइड में जो पड़ने वाला है, आई एम नॉट मेकिंग परफेक्ट मैप, उत्तर साइड, दैट मीन्स इधर वाला पार्ट उत्तर हो गया। उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है, जो हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी, इसमें जो हिमालय है, तो हिमालय कहाँ पे, सबसे ऊपर वाला पार्ट में क्या है, हिमालय है। हम लोग को भारत का नक्शा देखेंगे, मैप देखेंगे, तो सबसे ये ऊपर वाला पार्ट होता है वो हिमालय का पार्ट होता है। अब यहाँ पे क्या है, 3 महत्वपूर्ण नदी मिलता है, कौन कौन सा, तो नदी का नाम भी याद रखना है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, 3 नदी मिलता है, द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। ठीक है, यहाँ से क्या है, तीनों नदी को मिलने से यहाँ पे जितना भी चट्टान टूट फूट के आया हुआ है, ठीक है, अब तीनों आकर जब मिला है, निक्षेप हुआ है। निक्षेप मतलब क्या, कोई चीज यहाँ से बहाकर दूसरे जगह ले जाना, ठीक है, तो उसको निक्षेप बोलते हैं। अब यहाँ से यहाँ जब जो आया हुआ है चट्टान टूट फूट के, ठीक है, अब यहाँ पे जो बना वही मृदा क्या कहलाता है, जलोढ़ मृदा कहलाता है। ठीक है, राजस्थान एवं गुजरात में भी एक संकरी पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है। राजस्थान और गुजरात में भी पाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग राजस्थान, यहाँ पे लिखा हुआ है संकरी। संकरी मतलब होता है कि नैरो, मतलब पतला। ठीक है, पतला पट्टी एक बना हुआ है जो गुजरात में भी है, गुजरात के रूप में इस मृदा का प्रसार है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है जलोढ़ मृदा का। ठीक है, इस प्रकार का होता है। पर्वतीय तटीय मैदान। अब तटीय मैदान क्या होता है,
अब सबको पता होगा कि समुद्र क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग भारत का ये जो नक्शा है, नक्शा क्या हम लोग अब पता है कि इस साइड क्या होता है, पूरा जल ही जल है, मतलब महासागर है इधर, ठीक है। अब ये क्या है, समुद्र है। अब जो इसके आसपास के जितना भी मैदानी क्षेत्र होता है, इसके आसपास में जितना मैदानी क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तटीय मैदान, ठीक है। जो समुद्र के किनारे का पास का जो जगह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तटीय मैदान। स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी द्वारा निर्मित डेल्टा का भी निर्माण जलोढ़ से ही जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा नदी बोल रहा है कि कौन कौन सा, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी द्वारा निर्मित डेल्टा का निर्माण। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा कैसे बनता है, तो ये भी एक नदी से ही बनता है। देखो कैसे बता रहे, मान लो कि यहाँ से एक नदी इधर से आया, एक नदी इधर से आया, अब ये दोनों नदी क्या हुआ, यहाँ पे जाके मिल गया, तो ये जो डायग्राम इधर बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा का बनना, ठीक है। यही हम लोग डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का साइन मैथ में ऐसा होता है, हम लोग पढ़े भी है। तो जो ऐसा मान लो कि यहाँ से दो नदी है, दो नदी नहीं, एक नदी आया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, बीच में क्या होगा कि दोनों अलग अलग हो गया, इधर चला गया, इधर चला गया। अब यहाँ पर भी क्या बन रहा है, डेल्टा का निर्माण हो रहा है। तो वही यहाँ वो बोल रहा है कि ये सब नदी मिलकर क्या बना रहा है, डेल्टा का निर्माण जो कर रहा है। अब जो डेल्टा यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर तो पानी नहीं रहा है ना, नदी ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, यहाँ पे क्या है, मिट्टी है। अब यहाँ पे जो मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पर जो मृदा है, ये भी क्या होता है, जलोढ़ मृदा होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। कुल मिलाकर भारत में लगभग 6.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है। मतलब कितना मृदा फैली हुई है भारत में, वो लिखा हुआ है। कितना एरिया में, हम लोग क्षेत्रफल पढ़ते हैं ना, तो कितना क्षेत्रफल में, कितना क्षेत्रफल में, ये कौन सा इसका देखो ऐसा ही मात्रा अलग है, हेक्टेयर में दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग एक मीटर स्क्वायर पढ़ते हैं, लेकिन ये यहाँ पे हेक्टेयर में दिया हुआ है। ये हेक्टेयर में कितना एरिया में, कितना क्षेत्रफल में इसका मृदा मृदा पाया जाता है, जलोढ़ मृदा, ठीक है। अब इसके मृदा में क्या क्या होता है, मृदा में क्या क्या पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी का गठन क्या क्या चीज़ से बनता है, बालू होता है, सिल्ट होता है, ठीक है। बालू होता है, सिल्ट मतलब क्या होता है कि पानी का बहाव से लाई हुई मिट्टी या रेत, ठीक है। पानी के बहाव से जो रेत वगैरह बह के आता है उसी को हम लोग सिल्ट बोलते हैं। मृत्तिका क्या होता है, तो मृत्तिका होता है जो चिकनी मिट्टी होता है, हम लोग उसको मृत्तिका बोलते हैं। ये सब को मिलकर क्या बनता है, जलोढ़ मृदा बनता है, ठीक है। विभिन्न अनुपात में होते हैं, ये सब विभिन्न अनुपात में मिलता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लालिमा लिए भूरे रंग का होता है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ था। थोड़ा लाल कलर का है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लालिमा, ठीक है। ऐसा इसका रंग होता है। अब इस मृदा के कण नदी मुहाने से घाटी में ऊपर और क्रमशः बड़े होते हैं। अब ये इसका जो कण होता है, जो ऐसे जो सिंपल हम लोग अपना यहाँ पर जमीन का बात करेंगे, जो मिट्टी होता है उसके से थोड़ा क्या होता है, उसका कण बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे मृदाएं पर्वतीय क्षेत्र में बने मैदान, कहाँ पे होता है, पर्वत हम लोग पढ़ चुके हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बने मैदानों जैसे क्या होता है, दरार टाइप का होता है, चौर होता है, चौर मतलब राउंड टाइप का, तराई होता है, तराई मतलब क्या होता है, नीची भूमि, मतलब थोड़ा नीचे टाइप से वह बना हुआ रहता है, आमतौर पर मिलती है। इसके कणों पर घटकों के अलावा मृदा की पहचान इसके आयु से भी होता है। अब इसके आयु से भी हम लोग इस मृदा का पहचान कर सकते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होता है, आयु के आधार पर दो प्रकार के होता है। ये एक पुराना होता है, एक नवीन होता है, मतलब एक नया होता है, एक पुराना होता है। पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होता है। अब जो पुराने जलोढ़ होता है उसमें क्या होता है, कंकड़ और बजरी का मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसे और क्या बोलते हैं, बांगर कहा जाता है, इसको बांगर भी कहते हैं। तो जो पुराने जलोढ़ होते हैं उसको हम लोग बांगर भी कहते हैं। बांगर के तुलना में नवीन जलोढ़ में महीन कण होता है। अब देखो हम लोग जो अभी पढ़े, हम लोग जो पुराने जलोढ़ होता है उसका कण बड़ा होता है कंपेयर टू किससे, नवीन जलोढ़ से, ठीक है, पाए जाते हैं।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। तो अब देखो याद रखना है, जो पुराने जलोढ़ होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। जो नए होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। खादर में बालू एवं मृत्तिका, इसमें दो चीज पाया जाता है, बालू पाया जाता है, मृत्तिका पाया जाता है, ठीक है, का मिश्रण होता है। ये काफी उपजाऊ होता है, इस पर बहुत ज्यादा खेती बाड़ी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर दिया जलोढ़ मृदा में पोटास। अब जो जलोढ़ मृदा होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो पोटास होता है, फास्फोरस होता है और चूना जैसे तत्व का प्रधानता होती है। जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। गन्ना यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस पर क्या क्या उगाया जा सकता है उसका नाम दिया हुआ है, गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसल उगाया जा सकता है। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जा मतलब गहन कृषि की जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा कृषि की जाती है। परिणामतः यहाँ जनसंख्या घनत्व भी ऊंचा होता है, यहाँ पर लोग भी ज़्यादा बसते हैं ऐसे मिट्टी पे, ठीक है। क्या आप जानते हैं उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दिराया भूमि कहते हैं। यह मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मतलब ये क्या है कि विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। जो बिहार के उत्तर बिहार के बालू प्रधान जलोढ़ दिराया भूमि के नाम से जाना जाता है, वो क्या है, यहाँ पे मक्का की कृषि होता है जो विश्व में प्रसिद्ध है। अब हम लोग पढ़ेंगे काली मिट्टी, काली मृदा। तो अब ये क्या होता है, इस मिट्टी का रंग काला होता है जो इसमें उपस्थित एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम लौह यौगिक के कारण है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस पर क्या होता है, कपास की खेती होती है, जिस कारण से इसे काली कपासी भी कहा जाता है। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है काली कपासी मृदा। क्यों, इसलिए कि ये इस पर कपास की खेती बहुत ज़्यादा होता है के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह मृदा लगभग कितना है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। ये 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है, जो खास तौर पर दक्कन के लावा प्रवेश, कहाँ पे, दक्कन के, एक दक्कन जगह का नाम है, लावा प्रवेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। मतलब यहाँ सारा जगह पाया जाता है। इस मिट्टी का निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका निर्माण कैसे होता है, शैलों, और शैल मतलब क्या होता है, छोटा छोटा जो चट्टान होता है, पत्थर होता है, उसको हम लोग शैल बोलते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी देखो ऐसा कुछ कुछ जगह रहता है, वहाँ पे क्या होता है, जमीन फट के वहाँ से आग के तरह आग का गोला निकलता है, ठीक है। उसी में क्या होता है, बहुत सारा बाहर गोले की तरह निकलता है, ठीक है। वो ठंडा होकर जो मृदा बनता है, वही मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं काली मृदा, वही होता है, ठीक है। स्थानीय नाम, इसका स्थानीय नाम भी दिया गया है। स्थानीय नाम क्या है, रेगुड़ भी कहते हैं। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नमी धारणा करने की क्षमता अत्यधिक होता है। मतलब इसमें क्या होता है, पानी सोख कर ज्यादा रखता है, ठीक है, इसमें इसलिए नमी ज्यादा होता है। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना जैसे पौष्टिक तत्व का परिपूर्ण होता है। मतलब इस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, ये सब इस मिट्टी में पाया जाता है। किंतु फास्फोरस की कमी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, फास्फोरस की कमी होती है। शुष्क, शुष्क मतलब क्या, ड्राई, सूखा हुआ। गर्म मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती है। जो गर्मी का मौसम जब होता है तो इसमें क्या होता है, इस मिट्टी में दरार पड़ जाती है, जिससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, वायु अंदर समा जाता है जिस दरार पड़ने की वजह से। किंतु गीली होने के साथ यह मृदा चिपचिपी हो जाती है। मतलब जैसे ही थोड़ा सा पानी पड़ेगा तो क्या हो जाए, चिपचिपा टाइप का हो जाता है, उसका पैर छालने लगता है, जिसे जुतना संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये जुतना संभव नहीं हो पाता जैसे इस पर पानी पड़ जाता है। अंततः मानसून के प्रथम बौछार में ही
इसमें जुताई कर दिया जाता है। इसीलिए क्या होता है, मानसून का पहला बारिश होता है उसी टाइम क्या किया जाता है, इसको जोत दिया जाता है, इसलिए कि ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो फिर ये जोता नहीं पाएगा। कम वर्षा के क्षेत्रों में भी अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई के भी कपास की खेती की जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें पानी ज़्यादा सोख के रखता है, तो ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ता है। बिना सिंचाई की यही, बिना सिंचाई मतलब क्या होता है, जो पानी हम लोग पटाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। जैसे बिना सिंचाई किए हम लोग क्या करते हैं, उस पर कपास का खेती कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस मृदा में गन्ना भी उगाया जाता है, प्याज भी उगाया जाता है, गेहूँ, फल भी फल की खेती अनुकूल मानी जाती है। मतलब ये सब का खेती आसानी से इसमें हो पाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली पीली मृदा के बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं इस प्रकार की मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, अब प्रायद्वीपीय पठार उसको बोलते हैं। सबसे पहले तो पठार पता है, पठार बता चुके हैं। पठार क्या होता है, मान लो कि ये मैदानीय क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। अब यहाँ से कुछ ऊंचे स्थान पर को ऐसे बना हुआ है, तो ये पर्वत नहीं है। पर्वत इसलिए नहीं है कि इसका जो आधार है वो क्या है, प्लेन है, ठीक है, इस पर लोग रह सकते हैं। लेकिन जो पर्वत होता है वो क्या होता है, प्लेन नहीं होता है, वो ऊबड़ खाबड़ रहेगा, बहुत ऊंचाई ऊंचाई तक जाता रहता है, ठीक है। लेकिन ये कुछ इससे ऊंचा रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, पूरा प्लेन रहेगा जिस पर लोग आसानी से रह सकते हैं, इसी को पठार बोलते हैं। अब प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीपीय उसको बोलते हैं, मान लो कि एक समुंदर है, ठीक है, अगर कोई देश या कोई भी जगह, ऐसा जगह, ठीक है, जो कि इसके तीनों तरफ, तीन तरफ से क्या है, ये मान लो कि इसका तीन तरफ हो गया, ये तीन तरफ से इसके चारों तो तीनों तरफ से पानी है, ऐसे एक तरफ से क्या है, किसी दूसरे मैदानी क्षेत्र से या पठारों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके तीनों तीन तरफ क्या है, पानी है, तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय, ठीक है। जैसे अगर आपने भारत का बात करेंगे तो भारत का क्या है कि जो नीचे वाला पार्ट है, तो तीन साइड से, एक तो इस साइड से भी पानी है, इधर से भी पानी पानी है, इधर से भी पानी है, सिर्फ ऊपर से क्या है, पानी नहीं है, कुछ दूसरे कंट्री से जुड़ा हुआ है, जैसे कोई इधर में क्या है, चाइना है, पाकिस्तान है, तो ये क्या है, ऊपर की तरफ देखेंगे तो अलग अलग कंट्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन नीचे ये क्या है, पूरा पानी है, ठीक है। तो तीन तरफ से अगर जिस जहाँ पे पानी रहता है जिस जमीन पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय, ठीक है। आप पठार का मतलब समझ में आ गया। पूर्वी एवं दक्षिण हिस्से में रावेदार, अब यहाँ पर कहाँ पे पाया जाता है ये मृदा, उसके बारे में बताया गया। पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रावेदार, वेट, रहेदार आग्नेय चट्टानों द्वारा सामान्य इतना सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ही क्षेत्रों में हुआ है, ठीक है। अब ये कहाँ पे पाया जाता है वो बताएगा। आग्नेय चट्टान मतलब क्या होता है, देखो चट्टान का बहुत सारा प्रकार होता है। आग्नेय चट्टान उसको बोलते हैं जब ज्वाला फूटता है, ठीक है, ठीक है, ज्वाला में क्या होता है कि पृथ्वी को फाड़ कर क्या निकलता है, आग निकलता है, इससे के साथ कुछ कुछ लावा भी बाहर आता है, ठीक है। ये जो लावा ठंडा होके जब जब ठंडा हो जाता है, इसी को हम लोग ये चट्टान को क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान, ठीक है। अब यह सामान्य 100 सेंटीमीटर के से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मृदा में लौहास की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। मतलब ये क्या होता है कि ये जल जल कर निकला रहता है ना, मतलब आग की तरह निकला रहता है, ठीक है, मतलब पूरा आग में पका हुआ रहता है, इसीलिए इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। जलयोजन के पश्चात यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। मतलब जलयोजन, जब इस पर जल पड़ता है, पानी पड़ता है, तो पानी पड़ने के बाद ये मृदा का रंग कैसा हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। पहले क्या कैसा था, लाल था, लेकिन पानी उस पर पड़ा तो क्या हो गया, मृदा पीले रंग का हो गया। मूल रूप से यह ग्रेनाइट नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टान के विघटित एवं रूपांतरित होने से बने हैं। ये कैसे बना है, तो ग्रेफाइट नीस जैसे रवेदार चट्टानों के विघटित होने से, मतलब हम तो पहले ही बता चुके हैं कैसे बना है, आग्नेय चट्टान से बना था। आग्नेय चट्टान कहाँ से मिलता है वो भी बता चुके हैं, तो उसी से ये बनता है। इसका विस्तार भारत में कुल कृषि भूमि के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। कितना पाया जाता है कृषि भूमि पर, 7.2
करोड़ हेक्टेयर भूमि में पर पाया जाता है। लाल या पीला मृदा पर प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक कहाँ पे पाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक में, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर, पठार एवं मेघालय पठार के क्षेत्रों में है। मतलब ये सारा जगह का नाम दिया गया है जहाँ पे लाल एवं पीला मिट्टी पाया जाता है। जैव पदार्थों की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। अब इसमें बताया जाता है जो उपजाऊ होता है, जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, इस मिट्टी पर लाल एवं पीली मिट्टी पर कम उपजाऊ पाया जाता है। उर्वरकों का उपयोग कर इसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। मतलब इसका उत्पादन हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे? कोई भी उर्वरक का यूज करें। उर्वरक क्या होता है? खाद वगैरह जो यूज करते हैं। दिया हुआ है कि इस मृदा की सिंचाई की व्यवस्था कर सिंचाई का व्यवस्था कर इस पर चावल उगा सकते हैं, ज्वार बाजरा उगा सकते हैं, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फल के उत्पादन किया जा सकता है सिंचाई करके। मतलब इसमें पानी देकर। सिंचाई मतलब क्या? पानी देकर। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंटेराइट मृदा। ठीक है। अब क्या होता है ये लेंटेराइट शब्द? क्यों ये शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुआ है? मतलब कहाँ से आया हुआ है? तो यहाँ पर लिखा हुआ लेटर। कहाँ से आया? भाषा के लेटर ग्रीक से आया हुआ है। कहाँ से आया? ग्रीक से आया हुआ है, जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट। इस प्रकार की मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ये कहाँ पे ऐसा मिट्टी बनता है? जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा मात्रा में और वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होता है, वहीं पर ये मिट्टी का निर्माण होता है। भारत में इस मृदा का विस्तार कितना है? 1.3 करोड़ हेक्टेयर। मतलब ये सबसे कम है। अभी तक हम लोग 6.4 पढ़ रहे थे, 6.4, फिर 7.2 भी देखे लाल मिट्टी। अधिक भूभाग पर है। ऋतुवत भारी वर्षा। ठीक है। ऋतुवत भारी वर्षा से ऊंचे सपाट अपर्दित सतहों पर यह मृदा पाई जाती है। अपर्दित मतलब क्या होता है? अनकम्प्लिकेटेड। मतलब ज़्यादा कम्प्लिकेटेड नहीं होता, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ठीक है। सपाट होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। मृदा पर पाई जाती है। यह मृदा तीव्र निछालन का परिणाम है। मतलब तीव्र मतलब क्या? तेजी से। अब निछालन मतलब क्या होता है? निछालन मतलब होता है इस मिट्टी में पानी नहीं सोखता। अब इसमें क्या होता है? निछावन मतलब होता है कि ऐसा ये मिट्टी है जिसमें क्या होता है? पानी इसमें नहीं सोखता है। ठीक है। जिसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। नगण्य मतलब ना के बराबर होता है। ठीक है। मतलब इसमें ह्यूमस होता ही नहीं। ह्यूमस हम लोग पढ़े थे जब हम लोग की जो भी लिविंग थिंग होता है, जैसे पेड़ पौधा, ये सब क्या होता है? सड़ गल के क्या बनता है? ह्यूमस बनता है मिट्टी में, जो इसकी मात्रा जिसको क्या होता है? उसको उपजाऊ बनाता है उस जमीन को। लेकिन ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होता है, इसलिए ये उपजाऊ भी कम होगा। अत्यधिक तापमान के कारण, इसमें अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों का अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो, जितना भी बैक्टीरिया पाया जाता है बैक्टीरिया, ठीक है, नष्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है? हम लोग पता है कि हर एक जो मिट्टी होता है उसमें क्या होता है? जैविक पदार्थ पाया जाता है, जो कि छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा होता है, जो क्या करता है? कोई भी चीज़ को अपघटित कर देता है, मतलब खत्म कर देता है। जैसे क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग क्या करते हैं? यूज करके, जैसे सब्जी का पार्ट होता है तो सब क्या होता है? जितना भी खराब पार्ट रहता है उसको हम लोग फेंक देते हैं, तो अपघटित कैसे? वो मिट्टी में मिल जाता है। तो छोटा मोटा जो कीड़ा मकोड़ा होता है उसकी वजह से वो मिट्टी में मिल जाता है। तो अब इसमें क्या होता है? ज़्यादा तापमान होने की वजह से जो बैक्टीरिया सब रहता है वो सब क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तो अब अपघटित की क्रिया इसमें क्या होता है? अच्छा नहीं हो पाता है। अपक्षय के कारण लैटेराइट मिट्टी कठोर हो जाती है। अब अपक्षय मतलब क्या होता है? कि क्षय हो जाना, मतलब बर्बाद हो जाना। ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है? लैटेराइट की मिट्टी कठोर हो जाती है। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इस प्रकार के मिट्टियों में रासायनिक खाद एवं अन्य उर्वरकों का प्रयोग कर उत्पादन किया जा सकता है। इस पर भी उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते कि हम लोग को रासायनिक खाद, जो कि
खेतों में मिलता है, ठीक है। रासायनिक खाद उसको बोलते हैं जो हम लोग खुद बनाते हैं, जो कि हम लोग को बाजारों में मिलता है। वो सब का यूज करके उर्वरक का उपयोग कर उत्पादन किया जा सकता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम की पहाड़ियों में लेटेराइट मिट्टी के विस्तार मिलता है। अब कहाँ कहाँ मिट्टी मिलता है वहाँ पे बताया गया है। कर्नाटक में मिलता है, केरल में मिलता है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, ये सब क्या है, स्टेट का नाम है, राज्य का नाम है जहाँ जहाँ ये मिट्टी पाया जाता है। यहाँ पे लिखा है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तक तकनीक के सहारे चाय एवं हवा हवा कहवा कहवा चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। कहवा क्या होता है हमको भी नहीं पता है, कोई फसल का ही नाम है। चाय तो सबको पता है, वहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में काजू की खेती किया जाता है। काजू का खेती कहाँ कहाँ पे होता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में, मतलब इस लेटेराइट मृदा के पर काजू का खेती किया जाता है। अब यहाँ पर फिगर दिया हुआ, इमेज दिया हुआ है किसका, लेटेराइट मृदा का। मरुस्थलीय मृदा, इसके बारे में पढ़ेंगे। मरुस्थल हम लोग नाम सुने हैं, जैसे गुजरात में पाया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, पूरा बालू टाइप का मिट्टी रहता है। इस प्रकार के मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु, शुष्क मतलब ड्राई सीजन, मतलब वहाँ पे क्या होता है, पूरा सूखा हुआ रहता है। अल्प वर्षा मतलब बहुत कम वर्षा होती है। ह्यूमस रहित, मतलब ह्यूमस वहाँ पे नहीं पाया जाता है। बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। ये क्या होता है, बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। इस मृदा में सस्तरों का विकास काफी कम पाया जाता है। रासायनिक अपक्षय अत्यंत सीमित होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, रासायनिक भी नहीं पाया जाता है। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। इस प्रकार के मृदा पश्चिम राजस्थान में पाया जाता है, सौराष्ट्र में पाया जाता है, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा में भी पाया जाता है, दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, बारिश बहुत कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी खेती बाड़ी भी नहीं होता है। इसमें वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव होता है। अब वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव होगा तो उस पर क्या होगा, खेती बाड़ी होगा ही नहीं। अभाव होने का कारण क्या होता है, बारिश ही नहीं होता है। किंतु सिंचाई की व्यवस्था पर कपास, चावल, गेहूँ, लेकिन अगर सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं उस मिट्टी में, तो कपास, चावल, गेहूँ का उत्पादन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नहीं होगा, कुछ ज़्यादा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 पर्वतीय मृदा, ठीक है, जो पर्वत पर पाया जाता है। इस प्रकार के मृदाएं प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है, तब पर्वत या पहाड़ी क्षेत्र पर मिलता है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा वन होता है, ठीक है। यह मृदा जटिल विविधता वाली होती है, मतलब बहुत इसमें विविधता होता है, कुछ जगह पर कुछ रहेगा, कुछ जगह पर कुछ रहेगा। यह नदी घाटिया में जलोढ़ विद्रा एवं ऊंचे भागों में मोटे कणों वाली अपरिपक्व मृदा के रूप में पाई जाती है। ये क्या होता है, मोटे कण, इसका कण कैसा होता है, मोटा होता है। अब अपरिपक्व मतलब क्या होता है, कच्चा होता है, ठीक है, मतलब कच्चा मृदा, मतलब वहाँ पर जो उसका मिट्टी होता है वहाँ पर कच्चा होता है। पर्वतीय भागों में, यहाँ पे पर्वत होते हैं, पर्वतीय भागों में प्रायः भू आकृतिक वनस्पति जलवायु दशाओं के पर्याप्त जटिलता एवं विविधता के कारण यहाँ एक ही प्रकार के मृदा बड़े बड़े क्षेत्र में नहीं मिलते। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा कारण है। जलवायु के कारण हो सकता है, वनस्पति हो गया। जलवायु मतलब हमेशा क्या होता है, क्लाइमेट हो जाता है, जो वेदर क्लाइमेट चेंज होते रहता है सालों सालों पर, मतलब साल नहीं बोल सकते, क्लाइमेट चेंज का कैसे होता है, कोई भी जलवायु होता है वो 10 सालों या 10 साल 20 साल के बाद वहाँ पे क्या होता है, जलवायु चेंज हो जाता है। जलवायु चेंज होने का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर अलग हो जाता है। बारिश कभी पहले जून जुलाई में होता था, तो अब जनवरी फरवरी में भी होने लगा। वो सब क्या होता है, जलवायु में कुछ चेंजिंग आ जाता है। प्रकार के मृदा बड़े बड़े क्षेत्र में नहीं मिलते। हिमाचल हिमाच्छादित
क्षेत्रों में इन हिमा हिमा हिमाच्छादित छादित हिमा हिमाच्छादित क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो हिमाच्छादित क्षेत्र बोलते हैं जो बर्फ जैसा सफेद क्षेत्र, जो बर्फ जैसा बना हुआ रहता है सफेद सफेद, उसी को बोलते हैं। इन मृदाओं के अपरदन हो जाता है। अपरदन मतलब क्या? वहां से बह जाता है। अगर मान लो यहाँ मिट्टी है, किसी वजह से क्या हुआ है, मिट्टी बह कर दूसरी जगह चला गया, तो उसको बोलते हैं अपरदन हो जाना। और यह अम्लीय ह्यूमस ह्यूमस रहित, मतलब उसमें ह्यूमस भी खत्म हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। नदी घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्र में, विशेषकर नदी सोपनों और जलोढ़ पंखों में यह मृदा उपजाऊ होती है। अब यहाँ पर कहाँ क्या पाया जाता है? जो नदी क्षेत्र होता है, नदी यहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पे ये मिलता है। ठीक है, इधर उपजाऊ होती है, मतलब इस पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। यहाँ ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी के चावल आलू लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। मतलब यहाँ पे देखो, मान लो कि नदी बह जाती है, यहाँ से क्या है, नदी कहीं पहाड़ से आता है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, ढलान है। और ढलान पर यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी चीज उगाया जाता है। ठीक है, उपरोक्त सभी मृदा वितरण का मानचित्र संख्या इतना से इतना में दिखाया गया है। यहाँ पे इस मानचित्र में दिखाया गया है सारा मृदा के बारे में। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये जो ग्रीन कलर से है वो पर्वत और वन वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जो ग्रीन कलर से दिखा रहा है, यहाँ पे क्या है, पर्वत वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पर अगर लाल वाला देखेंगे तो लाल वाला में क्या है, लाल है, ये पीला मिट्टी जो होता है उसको लाल कलर से यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, जलोढ़ वाला है जो सादा कलर से दिखाया जाए, जहाँ जहाँ सादा रंग है, जैसे यहाँ पे क्या है, व्हाइट है, यहाँ पर भी क्या है, व्हाइट है। यहाँ पर कौन सा मिट्टी पाया जा रहा है, जलोढ़। तो वैसे ही यहाँ पे मैप दिया हुआ है। ठीक है, मानचित्र दिया हुआ है, हम लोग देख सकते हैं इसको। अब आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। कैसे भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप चेंज कैसे हो रहा है? ठीक है, कैसे हम लोग भूमि का उपयोग में चेंजिंग ला रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ भूमि उपयोग, मानव विविध उद्देश्यों के ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है। ये उपयोग निम्न वर्ग में रखे जाते हैं, जिसको वन विस्तार। इसमें सबसे पहले वन विस्तार, वन को देखा जाता है, मतलब जंगल कितना फैला हुआ। कृषि आयोग, बंजर भूमि, कृषि आयोग है लेकिन बंजर भूमि है। ठीक है, गैर कृषि कार्य, जो कि कृषि कार्य के लिए यूज नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गैर कृषि कार्य संलग्न भूमि। जैसे कि इमारत बनाने में हम लोग करते हैं, सड़क बनाने में, उद्योग वगैरह। उद्योग मतलब क्या होता है, कोई भी इंडस्ट्री बनाने में जो जमीन का हम लोग यूज करते हैं। अस्थाई चारागाह या गोचर भूमि। तो अस्थाई चारागाह मतलब क्या होता है, जहाँ पे जितना पशुओं को चराने के लिए जगह छोड़ा जाता है उसको हम लोग चारागाह बोलते हैं। बाग बगीचे, जैसे बाग बगीचे भी लगाते हैं, उपवन में संलग्न भूमि है। ठीक है, कृषि योग बंजर भूमि, जो कृषि योग है बंजर भूमि जिसका प्रयोग 5 वर्ष से न हुआ है, ऐसा भूमि जो 5 वर्षों से नहीं हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि योग बंजर भूमि। वर्तमान प्रति भूमि, प्रति जो मतलब हम लोग वर्तमान में क्या करते हैं, प्रति छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, उसी को हम लोग प्रति भूमि बोलते हैं, जिसमें खेती करना छोड़ देते हैं। वर्तमान प्रति अतिरिक्त व प्रति भूमि जहाँ 5 वर्षों से खेती नहीं हुई, वैसा भूमि जहाँ 5 वर्षों से खेती नहीं हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तमान प्रति अतिरिक्त व ऐसी प्रति भूमि कहलाता है। शुद्ध बोई गई भूमि, मतलब क्या होता है कि हमेशा जिस पर खेती किया जाता है उसको हम लोग शुद्ध बोई गई भूमि बोलते हैं। भारत में भू उपयोग का स्वरूप, भू उपयोग मतलब क्या होता है, जितना भी हम लोग भूमि है उसका उपयोग कैसे करते हैं, उसी को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं भू उपयोग। भू उपयोग का 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं, भौतिक कारक और मानवीय कारक। इसमें 2 कारक दिया हुआ, भौतिक कारक भू उपयोग का कैसे भौतिक कारक उपयोग करते हैं, कैसे मानवीय कारक। अब एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है भौतिक कारकों के अंतर्गत भू आकृतिक जलवायु मृदा सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या क्या आता है, भू आकृतिक जलवायु तथा मृदा आता है। जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत जनसंख्या, जो जनसंख्या होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, घनत्व, जनसंख्या घनत्व जहाँ पे लोग रहते हैं, प्रौद्योगिक क्षमता मतलब टेक्नोलॉजी जहाँ पे यूज करते हैं,
संस्कृति एवं परंपरागत इत्यादि शामिल किया जाता है। तो दोनों में अलग अलग चीज़, यहाँ पे क्या होता है मानवीय मतलब मानव के द्वारा यूज किया जाता है, यहाँ पे क्या है ये क्या है भौतिक है, ठीक है। ये इसमें क्या आ जाता है जलवायु और मृदा आ जाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है भारत में कुल भौतिक क्षेत्र कितना है, जहाँ पे जलवायु है और मृदा है कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। मात्र 93% भाग का ही भूमि उपयोग आंकड़ा उपलब्ध है। अब हम लोग के पास क्या है उतना वर्ग किलोमीटर है भौतिक भूमि, लेकिन हम लोग उसका उपयोग कितना करते हैं 93% ही उपयोग करते हैं, मतलब कुछ प्रतिशत उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते। जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत मतलब जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान जो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं पाक अधिकृत, और जो चीन ऑक्यूपाई करके रखता है चीन छीन कर रखा हुआ उसको हम लोग बोलते हैं चीन अधिकृत भूमि। भू उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया वहाँ पर, भू उपयोग का सर्वेक्षण ही नहीं हो पाया कि वहाँ पर कैसा भूमि है उसका उपयोग कैसा है, ठीक है। भारत की भूमि उपयोग को चित्र इतना में दिखाया जा सकता है। इस चित्र में वर्ष 1960 से 1961 एवं 2002 से 2003 की भूमि उपयोग दिखाया गया। अब इस यहाँ पर मानचित्र बनाया है लेकिन क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जब 1960 था उस समय भूमि उपयोग कहाँ पर कितना होता था उसके बारे में दिखाया गया है, और जब 2002 आया तो उस समय भूमि उपयोग कैसे हो रहा था उसका यहाँ पर मानचित्र दिखाया गया है। भारत पशुधन मतलब क्या, जब पशुओं से धन मिलता है उसको हम लोग पशुधन बोलते हैं। पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाए, मतलब विश्व के एक बहुत महत्वपूर्ण आगे के देशों में शामिल किया गया। मतलब यहाँ पर पशु से बहुत ज़्यादा धन आता है। पशु से तो धन आता है किंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत ही कम भूमि है, मतलब पशुओं को चराने के लिए बहुत कम भूमि है, फिर भी यहाँ पर पशु से क्या होता है बहुत ज़्यादा धन आता है जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन पशुधन जितना हम लोग चाहिए चारागाह चराने के लिए जगह उतना पर्याप्त नहीं है हम लोग पर, अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए पशुपालन पर इसका हम लोग को उल्टा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है, मतलब वर्तमान में जो भी प्रति के अतिरिक्त भूमि है वो क्या है अनुपजाऊ है। ऐसी भूमि में 2-3 वर्ष के अधिक से अधिक 2 बार बोया जा सकता है। ये ऐसा टाइप का भूमि है जिसमें 2 से 3 साल में 2 बार ही बोया जा सकता है। अगर ऐसी भूमि को शुद्ध बोया गया तो क्षेत्र में शामिल कर लिया जाएगा। तब भी वर्तमान में अगर इसको हम लोग मान लेते हैं कि शुद्ध बोया जा रहा है, मतलब हमेशा बोया जा रहा है, फिर भी हम लोग को अगर देखेंगे वर्तमान में तो 54% भूमि ही कृषि योग्य है। अगर इसी को वो मान भी लेते हैं कि नहीं इसमें हम लोग हमेशा उगा सकते हैं तो उसको टोटल मिलाकर फिर भी 94% ही भूमि ऐसा है जिसमें हम लोग कृषि कर सकते हैं। हम यहाँ पाता है शुद्ध बोए गए क्षेत्र। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का मतलब क्या होता है जहाँ पे हमेशा खेती हो रहा है, कहीं भी पड़ती नहीं छोड़ा जा रहा है। विस्तार में भी सभी राज्यों के पर्याप्त विविधता है, मतलब हर एक राज्य में अलग अलग है, ऐसा नहीं है कुछ राज्य में कुछ है कुछ राज्य में कुछ क्षेत्र में बोया जाता है। पंजाब और हरियाणा का अगर बात करते हैं तो वहाँ पर कुल भूमि 80% भाग में क्या होता है खेती होता है। पंजाब और हरियाणा का बात करते हैं वहाँ पर 80% भाग में क्या होता है खेती होता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अब ये कुछ राज्य का नाम दिया हुआ, अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, मिजोरम दिया हुआ है, मणिपुर दिया हुआ है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यहाँ पर सिर्फ 10% भाग में ही खेती होता है। तो अब यहाँ पर देखो 2 राज्यों को देखेंगे पंजाब और हरियाणा में तो 80% भाग में खेती होता है। अगर ये सब राज्य को देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ कितना खेती होता है 10% ही खेती होता है, ठीक है। अब लिखा हुआ है किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र में 33% भूभाग का वन विस्तार वांछित है। मतलब बोल रहा है कि अगर पर्यावरण से सुरक्षित रखना है, किसी भी देश को पर्यावरण सुरक्षित रखना है, पर्यावरण को खराब नहीं करना है, उसके लिए 33% भाग में क्या होना चाहिए जो भूभाग है जो जमीन का भाग है उस पर वन होना चाहिए। वन मतलब क्या पेड़ पौधे लगा हुआ होना चाहिए। इस निर्धारित सीमा को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति
1952 में भी बनाया गया था। 1952 में एक नीति बनाया गया था इसको हासिल करने के लिए कि हम लोग पूरा जो देश है, भारत देश है, उसमें 33% भूभाग वन होना चाहिए। लेकिन आज के भी डेट में बात करेंगे बस सिर्फ 20% भाग ही में ही वन है। 33% भाग अभी तक नहीं हो पाया। 20% भाग में ही सिर्फ वन पाया जाता है, जो पर्यावरणीय विनाश और विनाश की ओर संकेत करता है, जिसके कारण पर्यावरण का क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है। वन पर्यावरण संतुलन, इसीलिए लोग बोलते हैं कि पेड़ पौधा लगाने के लिए, उससे क्या होगा, वन बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को भी होना चाहिए कि हर एक साल एक एक पेड़ पौधा लगाए। साथ साथ लोगों की आजीविका स्रोत भी खत्म हो जाएगा, मतलब जीने का स्रोत खत्म हो जाएगा। अगर वन नहीं रहेगा तो जीने का स्रोत हम लोग का खत्म हो जाएगा। बंजर भूमि एवं गैर कृषि प्रयोजन कार्य के संलग्न भूमि लगातार समस्या समस्या को बढ़ाने में मदद कर रहा है। जो बंजर भूमि है, गैर कृषि, जहाँ पर कृषि नहीं हो सकता है, वो क्या है, लगातार हम लोग को समस्या बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है पथरीली, मतलब जहाँ पे पत्थर टाइप का चट्टान पाया जाता है। शुष्क मतलब क्या, सूखा हुआ। मरुस्थलीय भूमि बंजर होता है। मरुस्थल भूमि के बारे में पढ़े तो क्या होता है, बंजर होता है। इस प्रकार की भूमि पर संस्कृति के गैर नियोजित विकास भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के मानकों के अवहेलना कर रहा है। मानव अधिवास का निर्माण, संचार साधन, रेल सड़क का विकास, उद्योग धंधे का स्थापना, उत्सर्जित पदार्थों का निपटान, भू संसाधन के निर्मीकरण का अप्रत्याशित सहयोग करता है। अब देखो बोल क्या रहा है कि यहाँ पे जो निर्मीकरण मतलब क्या होता है। निर्मीकरण मतलब हम लोग पहले जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब खत्म होना, पतन होना, खत्म होना। जो भू है ना, जो भी पृथ्वी है, सॉइल है, मिट्टी है, वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। किसके कारण से, तो अधिकांश क्या होता है कि बहुत सारा उद्योग होता है। उद्योग मतलब क्या, कारखाना वगैरह बनता है, जिससे क्या होता है, धन वहाँ से उत्सर्जित जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, खराब प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है, बाहर निकलता है और पानी में जाकर मिलता है, पानी को प्रदूषित करता है। ठीक है, वैसे ही जैसे रेल कारखाना, रेल सड़क बनाया जाता है, उसमें भी क्या होता है, बहुत नुकसान होता जाता है, कृषि भूमि का नुकसान होता है। तो यह सब क्या है, निर्मीकरण है। ठीक है, समाज के परिवर्तन, दोनों आपदा की काली छाया पड़ने लगी है। मतलब यही पर समाज पर क्या पड़ रहा है, पर्यावरण, दोनों समाज और पर्यावरण दोनों पर क्या हो रहा है, आपदा आ रहा है, मतलब एक संकट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर है भू संरक्षण और भू क्षरण और भू संरक्षण। अब भू क्षरण क्या होता है, मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भू संरक्षण कहलाता है। मृदा अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भू क्षरण कहते हैं। मान लो कि यहाँ का मिट्टी बह कर दूसरी जगह चला गया, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भू क्षरण बोलेंगे। या विविध प्रक्रिया, मतलब बहुत सारा अलग अलग प्रक्रिया द्वारा ये होता है। आपका कौन कौन सा प्रक्रिया, जैसे में दिया हुआ गतिशील जल, अब एक जगह से दूसरी जगह जल बह के जा रहा है, पानी बह के जा रहा है, तो यहाँ का मिट्टी क्या करेगा, बहा कर ले जाएगा, तो ये क्या हुआ, भूक्षरण हुआ। जैसे पवन, हवा की वजह से, अब हवा की वजह से भी मिट्टी यहाँ का उड़कर यहाँ पे चला जाता है, तो ये भी हवा की वजह से होता है। हिमानी और समुद्रिक लहरें, जो हिमानी और समुद्रिक लहरें आता है, ठीक है, बार बार कभी हम लोग देखते होंगे समुद्र का लहर ऐसे बहुत तेज में बह कर बाहर निकल देता है, यहाँ का मिट्टी यहाँ पर लेके चला जाता है बहाकर। लहरों द्वारा एक प्रकार का मृदा चोरी इसको बोलते हैं, मृदा चोरी भी बोलते हैं। गुरुत्व बल के प्रभाव से, गुरुत्व बल हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि गुरुत्व बल क्या होता है, जो जमीन अपने जमीन के सेंटर में, केंद्र पर अपने ओर खींचता है किसी भी चीज को। तो जो भी पहाड़ रहता है, ठीक है, तो पहाड़ के जो भी पहाड़ पर से क्या होता है, ऐसे ढलान होता है। अब ढलान रहेगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ का जो मृदा रहेगा, यहाँ का जो मिट्टी होगा, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या होगा, नीचे की तरफ बह कर आएगा, तो यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, भू क्षरण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, बहुत सारा कारण दिया हुआ है। पर्यावरणीय समस्या, जलवायु का परिवर्तन, जो जलवायु, आप जलवायु बार बार बता चुके हैं, तो फिर दोबारा बताने की जरूरत नहीं है।
जलवायु में परिवर्तन होता है। भूताप में मतलब क्या होता है, तापमान कम बेसी होने के कारण भी होता है। भयावह परिस्थिति पैदा हो जाती है, भयानक परिस्थिति मतलब पैदा हो जाती है, इसका मतलब कहने का मतलब भयानक परिस्थिति पैदा होती है, जिसकी वजह से अनावृष्टि या अतिवृष्टि पैदा होता है। अब अतिवृष्टि मतलब क्या होता है, एक्सेस रेन मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण मृदा नमी का सांस्तरिक संगठन का लोप हो जाता है, मतलब वहाँ से गायब हो जाता है और धीरे धीरे मृदा शुष्क होकर पृथ्वी के अपरदनकारी दूतों द्वारा भूमि क्षरित कर लिए जाते हैं। मतलब वहाँ से भूमि क्या होता है, गायब हो जाता है धीरे धीरे। तीव्र वर्षा मतलब बहुत ज़्यादा तेज बारिश होने के कारण मृदा का कटाव हो जाता है। अब क्या होता है, बहुत हम लोग सुनते हैं कि जैसे बारिश वगैरह होता है तो ऐसे रोड रहता है, तो रोड रहता है तो यहाँ पर जो मृदा रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का मिट्टी बह कर दूसरी जगह चला जाता है। या बहुत जगह, बहुत हम लोग का दूर, मतलब हम लोग घर का बात करेंगे, घर के आगे का बात, जो मिट्टी हम लोग भर के रखते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, बारिश की वजह से यहाँ से बह कर दूसरी जगह चला जाता है के माध्यम से हम खटन या घाटी में जमा कर दिए जाते हैं। मतलब क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाकर जमा हो जाता है। भारत में इस प्रकार के लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है। इस प्रकार से भारत का जो अगर भूमि का बात करेंगे तो उसमें से 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है। मतलब मेरा हम लोग का भूमि क्या हुआ होगा, या तो दूसरे कंट्री में बह कर चला गया होगा, या जैसे महासागर वगैरह होता है, महासागर में बह के चला गया है। ठीक है, और ये निम्नकृत हो गए हैं। निम्नकृत मतलब क्या, लुप्त हो गया, गायब हो गए। इस निम्नकृत भूमि का 28% क्षेत्र वन के अंतर्गत और 56% क्षेत्र जल के अंतर्गत है। अभी ये बहकर गया कहाँ, तो ये 28% तो वन क्षेत्र में चला गया और 56% क्षेत्र कहाँ पे चला गया, जल के अंतर्गत चला गया। लंबा हो गया वीडियो, जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है शेष क्षेत्र को लवणीय और क्षारीय स्थिति में है। मतलब बहुत सारे क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे क्या हो गया, लवणीय हो गया, क्षारीय हो गया। लवण और क्षार हम लोग पढ़े थे, जो उसी के बारे में लिखा हुआ है। मानव क्रियाकलाप से निम्नकृत हो गए है, मतलब निम्नकृत मतलब क्या, लुप्त हो गए। वन उन्मूलन, वन उन्मूलन मतलब क्या होता है, वनों का उन्मूलन मतलब क्या होता है कि वन को लुप्त होना, वन का कटाई उसी को बोलते हैं, वन जहाँ पे काटा जाता है। अति पशुचारण मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पशुचारण हुआ है, मतलब पशु को चराया गया है, जिसकी वजह से भूमि क्या हुआ, गायब हो गया। खनन की वजह से, जो हम लोग खनन करके खुदाई करके तेल वगैरह निकालते हैं, कोयला वगैरह निकालते हैं, रसायनों अत्यधिक उपयोग जैसे मानवीय अनुक्रिया भूमि निर्मीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि हम बहुत सारा रसायन का यूज करते हैं आज की खेती में, तो उससे भी क्या होता है, भूमि निर्मीकरण होता है, मतलब भूमि का बहाव होता है। खनन के उपरांत उस स्थान को खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाए। अब होता क्या है, कहीं कहीं पर क्या खनन किया जाता है, मतलब वहाँ पर खोद कर जो भी चीज़ निकाला जाता है, खनिज वगैरह, वहाँ पर उसे खोद कर खुला छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, जैसे कुछ राज्य दिया हुआ है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब राज्य में ऐसा किया जाता है। उड़ीसा भी है, उड़ीसा में तो सर यहाँ पर तो खनन खुले छोड़ दिया जाता है। उड़ीसा का बात करते हैं, वहाँ पे क्या हो गया, वन उन्मूलन हुआ है, मतलब वहाँ पे क्या हुआ है, वन का कटाई बहुत ज़्यादा हुआ है। इस कारण से क्या हुआ है, निर्मीकरण का शिकार वहाँ पे हुआ है। निर्मीकरण मतलब क्या, वहाँ से मिट्टी का लुप्त हो जाना। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य में अति पशुचारण, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पशु लोग चराते रहते हैं। चराने की वजह से वहाँ पे वन खत्म हो जाता है, मतलब बहुत सारा मान लो घास वगैरह है, पूरा यहाँ पे चढ़ गया घास, तो यहाँ पर घास को चढ़ने से क्या होगा, वहाँ का मिट्टी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाता है, पानी की वजह से वहाँ से बहकर दूसरी जगह चला जाता है। पंजाब जैसे हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अधिक सिंचाई, इसके अधिक सिंचाई के कारण भी क्या होता है, निर्मीकरण होता है, मतलब वहाँ का क्या होता है, मिट्टी लुप्त हो जाता है। ज़्यादा सिंचाई के कारण भी लोग बोलते हैं खेती करने के लिए सिंचाई खूब करो, लेकिन ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करना चाहिए। अति सिंचाई से क्या होता है, जलाक्रांता, जलाक्रांतता होता है। अब जलाक्रांतता क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, जैसे मान लो
जमीन के अंदर यहाँ पे ऊपर परत का जमीन है, ठीक है। अब इसके नीचे अंदर हमको पता है कि पानी रहता है, यहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है। अब ज़्यादा पानी देने की वजह से क्या होता है, ये पानी का लेवल ऊपर आते जाता है। अब ज़्यादा लेवल ऊपर आ जाएगा तो अब इसमें कुछ भी बोएंगे तो क्या होगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा बीज, तो होगा ही नहीं, जिसकी वजह से इससे भी हानिकारक होता है ज़्यादा सिंचाई करने से। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसी की वजह से क्या हो जाता है, ज़्यादा सिंचाई करने से क्या हो जाता है, लवणीय हो जाता है और क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे खेती का उत्पादन नहीं हो पाता है। कुछ खनिज आधारित उद्योगों में जैसे सीमेंट, मृदा मृदा बर्तन, मतलब जो मिट्टी से बर्तन बनता है, सीमेंट, मूर्ति का निर्माण किया जाता है। फिर चूना पत्थर हो गया, खड़िया हो गया, सेल खड़ी हो गया। अब ये सब क्या होता है, पीसा जाता है। अब जैसे इसको पीसते हैं तो होता क्या है, पीसने की वजह से ये सब क्या होता है, उड़ के उसका धूल कण क्या हो जाता है, जाकर मिट्टी पे बैठ जाता है, भूमि के परत पर चढ़ जाता है। अब भूमि के परत पर चढ़ जाएगा तो मतलब वहाँ पे क्या होगा, जल और शोषण क्षमता कुप्रभावित हो जाता है, मतलब वहाँ पे जल सूखेगा ही नहीं। हम लोग खुद देख सकते हैं, जहाँ पे अगर मान लो यहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर अगर सीमेंट इस पर लगा देते हैं परत, अब इस पर जल डालेंगे तो यहाँ का जो मिट्टी होगा वो पानी सूखेगा नहीं, सूखेगा। अब पानी ही नहीं सूखेगा तो वहाँ पे फसल होगा, वहाँ मिट्टी का वहाँ का सब बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह अटाक्य अटाक्य सत्य है, मतलब यह एक सत्य है कि मानव 95% 95% से अधिक आवश्यकता की पूर्ति भूमि द्वारा होता है, मतलब भूमि से ही हम लोग 90% अपना पूर्ति करते हैं। जीवन की उत्पत्ति और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ विविधता के सुलभ होते हैं। यही हमारे पूर्वजों ने भी इसी भूमि का उपयोग इस संदर्भ में किए हैं। उनकी संतति के रूप में वर्तमान पीढ़ी भी लाभान्वित हो रही है। मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो पीढ़ी है, ठीक है, हम लोग जो बीत चुका है, वो लोग भी एक ऐसा बचा कर यूज किया हुआ है जिसको वजह से आजकल हम लोग यूज कर पाते हैं। हम लोग यूज करने के लिए पृथ्वी, मिट्टी, मतलब भूमि हम लोग के पास आए। अदरवाइज हम लोग अगर आज के डेट में जैसे यूज कर रहे हैं, आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग को नुकसानदायक हो सकता है अगर बहुत बुरी तरह से यूज करेंगे तो। भोजन, वस्त्र, आवास जैसी अनिवार्य आवश्यकता को आपूर्ति के लिए अतिरिक्त मानव ने जो अपने लिप्सा बढ़ाई है, उससे भूमि का निर्निमीकरण हो रहा है। अब होता क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, आवास के लिए, रहने के लिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे भूमि का उपयोग कर रहा है। तो उससे क्या हुआ, कृषि वाला भूमि में कमी आ जाएगा। साथ साथ ही बढ़ावा देने वाला प्राकृतिक ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है। अब क्या हो रहा है कि इसमें प्राकृतिक ताकत ताकत जो होता है वो क्या होता है, उसका बढ़ावा मिल रहा है इसके कारण से। अतः भूमि निर्मीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है, एक बहुत बड़ा समस्या है। इसका संरक्षण हमारे लिए चुनौती है। किंतु सृष्टि सृष्टि मतलब क्या होता है, क्रिएशन, जो मतलब भगवान ने जो बना कर दिया उसको अक्षुण रखना, अक्षुण रखना है, मतलब पूर्ण रूप से वैसे ही रखना है जैसे हम लोग भगवान ने, अल्लाह ने बना कर दिया किसी हम लोग को नेचर का, ठीक है, हम लोग का प्राकृतिक को वैसे ही बनाकर रखना चाहिए। तो चुनौती स्वीकार करते हुए संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। जो संरक्षण है उस पर हम लोग को बचाना चाहिए। संरक्षण के विविध तरीके हो सकते हैं जो मानवीय क्रियाकलाप द्वारा अनुप्रयोग में लाए जा सकते हैं। फसल चक्र, जैसे कि हम लोग बताया गया कैसे संरक्षण कर सकते हैं। तो फसल चक्र क्या होता है कि एक फसल के बाद दूसरा फसल उगाना चाहिए, हमेशा एक ही फसल नहीं उगाना चाहिए, उससे मृदा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि लगातार उगाने से मृदा क्या हो जाता है, ह्रास उत्पन्न हो जाता है, मतलब वहाँ पे क्या हो जाता है, उसका ह्रास हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसे तिलहन दलहन पौधे की खेती द्वारा पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। अब मान लो ह्रास हो गया, वो खराब हो गया वहाँ का मिट्टी, तो उसको फिर से हम लोग कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, तो उस पर क्या करना चाहिए, तिलहन और दलहन का खेती करना चाहिए। ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन प्रस्तुतिकरण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन बनता है इससे। अब क्या होता है, बार बार गेहूँ धान चावल उगाते रहेंगे तो वहाँ पर क्या नाइट्रोजन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो नाइट्रोजन को बनाने के लिए तिलहन दलहन का खेती करना चाहिए, ठीक है। इसलिए तिलहन दलहन का जो जड़ होता है ना, जड़ में क्या होता है, एक अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक यहाँ पे क्या होता है कि जीव जंतु, मतलब जीव पाया जाता है, ठीक है, जो कि जो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उसको
जमीन में उसका नाइट्रोजन ले जाता है, नाइट्रोजन लेकर पेड़ पौधों को देता है। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों समुच्च जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अब समुच्च जुताई क्या होता है? काउंटर प्लॉइंग। समुच्च जुताई कुछ इस प्रकार का जुताई होता है, जैसे कि ऐसे एक जगह ऊंचा कर दिया, एक जगह फिर नीचा कर देंगे, फिर एक ऊंचा करेंगे, फिर एक नीचा करेंगे, जिसको काउंटर प्लॉगिंग बोलते हैं। ठीक है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इससे क्या होता है? मृदा अपरदन रोक सकता है। मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहने के लिए वर्षा जल संचय, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, मतलब जो भूमि के अंदर जो जल है उसको संरक्षण करके रखे, जो वर्षा का जल हुआ उसको भी बचा कर रखे, जिससे हम लोग अच्छे से मृदा को बचा सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। भूमिगत जल पूर्ण पूर्ति का प्रबंधन आवश्यक है, मतलब उसको हम लोग बचा कर रखें। आधुनिक सिंचाई, जो आज का जो सिंचाई है वैसे सिंचाई करें, अपना कर मृदा एवं जल दोनों का संरक्षण किया जाता है। मतलब आज के डेट में सिंचाई ऐसा किया जाता है जिससे क्या होता है? पानी का बहुत बचत होता है। पाइपों द्वारा पूरा खेत में पानी को बहाया जाता है, जिससे पानी का बचत होता है। पवन अपर्दन, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों वाले, जहाँ मतलब हवा की वजह से क्या होता है? हवा की वजह से वहाँ पर अपर्दन हो जाता है, मिट्टी का बहाव हो जाता है। उसको कैसे रोका जाता है? पट्टिका कृषि, यहाँ पे क्या लिखा? पट्टिका कृषि करने के लिए। आप पट्टिका कृषि क्या हो जाता है? जो फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ विकसित करने का आधारित है। अब क्या होता है पट्टिया कृषि? मान लो कि यहाँ पर एक लाइन में कोई फसल उगा दी, बीच में क्या करना है? घास उगा देना है, फिर एक लाइन में फसल उगाना है, फिर बीच में घास उगाना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पट्टिका कृषि। रसायन का उचित उपयोग कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। मतलब इस रसायन का हम लोग उपयोग करते हैं जो बाजार में मिलता है, ठीक है, उसका हम लोग क्या करें? कम से कम उपयोग करें। ठीक है। जो नेचुरल है, मतलब जो प्राकृतिक उर्वरक है उसका उपयोग करें, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उससे हम लोग मृदा को बचा सकते हैं। इनिट नाम का रसायन मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है। अब जो हम लोग एक एडिन नाम के रसायन जो होता है वो क्या करता है? जो प्रजनन, मेढक का जो प्रजनन होता है उसका पर रोक लगा देता है। तो इसके कारण से क्या होता है? फसल कीटों की संख्या बढ़ जाती है, घट जाती है, मतलब बढ़ा दी जाती है। कीटों की संख्या बढ़ा अंतर रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाए। मतलब इससे क्या होता है कि उससे जो हम लोग क्या है कि जो सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होता है उसका भी रहना जरूरी है। ठीक है, उसको खत्म करना नहीं चाहिए, लेकिन जो रासायनिक हम लोग उर्वरक यूज करते हैं उससे क्या होता है? सूक्ष्म जीव मर जाता है, जिसकी वजह से हानिकारक होता है उस खेती के लिए, पृथ्वी के मतलब उस भूमि के लिए। ठीक है। अब रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का यूज करें। जैविक खाद मतलब क्या? जो सजीव चीज से बना हुआ है। ठीक है। तो उपयोग मतलब जैसे कि होता क्या है कि हम लोग बोल सकते हैं गोबर वगैरह जो होता है, चाहे कोई भी चीज़ क्या होता है, हम लोग सब्जी वगैरह काट कर जो फेंकते हैं वो सड़ गल जाता है, तो क्या करता है? खाद का काम करता है, और ऐसा खाद हम लोग उपयोग करें। संभवतः हो तो जैविक कीटनाशी का प्रयोग किया जाए, जिससे फसल की सुरक्षा के साथ साथ संख्या सीमित हो जाती है। इसमें जैविक कीटनाशक, जो कीट मारने वाला दवा होता है, जैविक ही यूज करने के लिए बोल रहा है, मतलब अजैविक यूज करने के लिए नहीं बोल रहा है। ठीक है। वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है। मतलब वृक्ष को लगाए, इसे हमें बोल रहा है मृदा को हम लोग बचा सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। कैसे? वृक्ष को लगाकर, पेड़ पौधे लगाकर, जिससे मृदा संरक्षण का बाधा पहुंचती है, और इससे पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस, अब इसका जो पत्ती होता है उसका क्या होता है? ह्यूमस बनता है। मृदा क्या होता है? उसका गुणवत्ता बढ़ जाता है ह्यूमस की वजह से। उपरोक्त प्रक्रम या उपक्रम द्वारा मृदा संरक्षण का कार्य किया जा सकता है। ठीक है। तो जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है ये सब यूज करके हम लोग मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है। आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।